अली सरदार जाफरी सरजमीन अवध के तारीखी शहर बलरामपुर यूपी में पैदा हुए। इसके बाद वो अवध की सरजमीन लखनऊ आ गए। उनके बचपन और लड़कपन का बड़ा हिस्सा इसी खूबसूरत शहर में गुजरा। इस शहर की मिली जुली तहजीब, इसके रंगारंग कुदरती मनाजिर, शेरो अदब की आला रिवायात और पुरसुकून माहौल से उनका जज्बाती रिश्ता हमेशा कायम रहा। उन्होंने सुल्तानुल मदारिस वो जामिया सुल्तानिया में इब्तिदाई तालीम हासिल की और यहाँ के हॉस्टल के 24 नंबर कमरे में रहे। इसके बाद की तालीम उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से हासिल की। मेरा नाम शबाना अली सरदार जाफरी ने रखा है, तो मेरा हमेशा उसी की वजह से उनके साथ एक बहुत गहरा रिश्ता रहेगा। दोदा, हम उनको दोदा इसलिए कहते थे कि उनके जो बेटे नाजिम थे वो डैडी नहीं कह सकते थे, तो उन्होंने दोदा कहना शुरू किया। चुनांचे जितने भी बच्चे थे उस कम्यून में वो सब सरदार जाफरी को दोदा ही कहते थे। और मुझे याद है कि उनका एक मस्सा यहाँ होता था, इतना मज़ा आता था हमको कि हम जाके उनके मस्से को छू के उसको प्रेस करके भाग जाते थे और वो कभी हमको डांटते नहीं थे। पता नहीं इतनी छोटी सी बात है मगर इतने मज़ेदार क्यों रहती थी हमको। मैं ये क़िस्सा सिर्फ इसलिए सुना रही हूँ कि आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो कितनी इनफॉर्मल सी रिलेशनशिप उनकी बाकी के बच्चों से थी। जब आप अली सरदार जाफरी सुनते हैं, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल, तो ऐसा लगता होगा कि जैसे कि बहुत ही संजीदा किस्म के आदमी हैं, लेकिन वो बहुत मज़ेदार इंसान भी थे। एक बार उन्होंने मुझे क़िस्सा सुनाया, मुझे तो याद नहीं है, कि वो ग्रांट रोड स्टेशन पर मैं शायद 13 साल की थी और उन्होंने देखा कि मैं जो हूँ टीटी से किसी बात पर बहुत बुरी तरह से लड़ रही हूँ और काफ़ी सारे लोग वहाँ जमा हो गए। तो वो आए भागे हुए और उन्होंने कहा कि क्या हुआ बेटा, क्या बात है? तो मैंने कहा आप मत, कोई बात नहीं है दोदा, मैं निपट लूँगी। और कई साल बाद फिर दोदा जब मेरे बारे में कहीं कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये दुनिया से देखो उसी तरह से निपट रही है। तो यही खूबसूरती है और क्या। जाफरी साहब का जिक्र आज करना बड़ी मुनासिब बात है, इसलिए कि 1913 उनका साल पैदाइश है और इस साल अगर वो हमारे बीच होते तो ये उनकी ज़िंदगी का 100वां साल होता, 100 साल के वो होते। 12 में तो ज़ाहिर मंटो का साल था और मीरा जी का साल था। सन 1912 में मंटो पैदा हुए थे, 1912 में मीरा जी पैदा हुए थे। फैज़ साहब का साल 1911 था, राशिद का साल 1910 था। तो ये भी अजीब बात है कि 10, 11, 12 आप देखें तो एक पूरी एक गैलेक्सी है और जिसमें जाफरी साहब जाफरी साहब को वो शोहरत तो नहीं मिल सकी, यानी लिटरेचर में के यानी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें उर्दू की जो हिस्ट्री रही है वो हैसियत जो राशिद की है या फैज़ की है या मीरा जी की है वो तो नहीं, लेकिन जाफरी साहब बहुत बाकमाल आदमी थे। और एक तो ये कि बहरहाल उनका कमिटमेंट अपनी जगह पर। मुझे याद है उनकी ज़िंदगी का आखिरी सेमिनार जो हुआ वो अहमदाबाद में हुआ था, मैं भी गया था उसमें। वारिस अलवी ने वो सेमिनार किया था और उसके बाद ही जाफरी साहब का इंतकाल हो गया कुछ दिनों के बाद। तो मैंने जो पेपर वहाँ पढ़ा जाफरी साहब को मैंने उनसे इजाज़त लेके कहा कि एक ऐसी बात कह रहा हूँ कि आपको शायद बहुत अच्छी ना लगे। मैंने उसने ये कहा था कि जाफरी साहब आपकी बातों से हमने इख्तिलाफ़ करना भी बहुत सीखा और ज़ाहिर कि बहुत सी चीज़ें ऐसी जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करते। आपकी राय जो है प्रोग्रेसिव राइटर्स के टोले से बाहर के लिखने वालों के बारे में, मंटो के बारे में, मीरा जी के बारे में, राशिद के बारे में, ख़ुद फैज़ की तनकीद जिस तरह जाफरी साहब ने की थी कि जहाँ लिखते हैं कि फैज़ की वो नज़्म है ना आज़ादी पर मशहूर नज़्म की, अभी गरानी शब में कमी नहीं आई, निजात दीदो दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। तो जाफरी साहब ने कहा कि भाई वो मंजिल से मुराद कौन सी मंजिल है, यानी वो मंजिल जो हिंदू महासभा वाले जिस मंजिल की तलाश कर रहे थे, मुस्लिम लीग वाले जिस मंजिल की तलाश कर रहे थे, ये कि कौन सा। तो कहने लगे कि भाई ये फैज़ को अपना स्टैंड साफ़ करना चाहिए। मेरा कहना यह था कि शायरी में चीज़ें इस तरह नहीं बयान की जाती जैसे आप अखबार में कोई बयान दे रहे हों। तो मैंने उसमें आखिरी जुमला यही उस मज़मून में लिखा था कि साहब ज़िंदगी सिर्फ हम ख्याल लोगों के साथ नहीं गुजारी जा सकती। अगर एक ही तरह सोचने वाले बैठे हों जो एक दूसरे की बात पर गर्दन निरा रहे हो तो क्या लुत्फ़ क्या है बातचीत का भी। तो जाफरी साहब बहुत हंसे थे उस बात पर और बहरहाल बड़ा उनसे एक मुझे ज़ाती ताल्लुक़ बहुत था। देखिए मुझे उनके घर पर भी देखने का बहुत बार इत्तेफाक हुआ बॉम्बे में। सुल्ताना आपा को, जाफरी साहब को, उनकी बहनें भी उनके साथ रहा करती थी जाफरी साहब की।
एक फैमिली का आदमी, इसके बावजूद कि आइडियोलॉजी में इतना ज़बरदस्त यकीन था, अपनी ज़िंदगी उन्होंने मूवमेंट के लिए लगा दी, बाहर काम करते रहे। फिर उनका मामला तो ये भी था कि वो कुआं खोदते थे और पानी पीते थे, उनका कोई मुस्तकिल ज़रिया नहीं था, मुस्तकिल नौकरी नहीं की। सुल्ताना आपा नौकरी करती रही लेकिन बहुत दिनों तक। लेकिन जाफरी साहब को तो बहरहाल यही था कि वो अपने लिए खुद ज़राए तलाश करते। लेकिन ग्रेस बला की थी उनमें ज़िंदगी में। मुझे याद है कि यहाँ JNU में एक आध बार लड़कों ने उनको बुलाया तो टैक्सी किराया तक लेने के लिए वो तैयार नहीं होते थे कभी, और यहाँ भी आते थे कभी। तो उनमें किसी किस्म का एक अजब दरवेशी उनके अंदर थी। और एक बहरहाल जो एक होता है भाई किरदार एक आदमी का, कि अपनी बातें, उन्हें लड़ाइयाँ भी बहुत की अपने कॉन्टेम्प्रेरीज़ में, इख्तलाफ भी बहुत किया, बहुत सख्त बातें भी उन्होंने कही मंटो के बारे में, फैज़ के बारे में, और बहुत से लिखने। लेकिन ये कि दोस्तियाँ उनकी अपनी जगह पर जाफरी साहब की। और मेरा ख़्याल ये है कि जाफरी साहब के लिटरेचर का जब कभी जायज़ा लिया जाएगा तो फैज़ साहब ने और राशिद ने और मीरा जी ने जो नए रुझानात शुरू किए थे अदब में, उनकी परछाई एक तरीके से आ गई जाफरी साहब की शायरी पर। और ज़ाहिर है कि वो जाफरी साहब की शायरी ज़रा सा पीछे चली गई, ऐसा लगता है। लेकिन मेरे ख़्याल में एक तो तवील नज़्म, लॉन्ग पोएम्स जो जाफरी साहब ने कही, एशिया जाग उठा, और बहुत सी नज़में उनकी, जमहूर है और बहुत सी नज़में उनकी हैं, तो वो गैर मामूली। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि जाफरी साहब इन तमाम शायरों में इस लिहाज से वो सबसे मुख्तलिफ हैं कि उन्होंने नसर में भी बहुत अच्छा कहा, प्रोज़ में। पैगम्बरान सुखन के नाम से उनकी जो किताब छपी है उसमें कबीर दास पर उनका जो, कबीर बानी पर जो उनका मुकदमा है, या मीर का जो इंतखाब उन्होंने किया था जो यहाँ से छपा है, राजकमल वालों से छपा था या वाणी वालों ने किसी ने छापा है वो, या इसी तरीके से उन्होंने दीवान गालिब का जो हिंदी एडिशन छापा था। और तो जाफरी साहब बड़ी सलाहियतों के आदमी थे। उर्दू शायरी में एक फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव पोइट्री का जिसे मसनवी कहते हैं। उसमें या तो कोई कहानी बयान की जाती है और या कोई फ़लसफ़ा बयान किया जाता है। ये नज़्म जिसका उन्वान है जमहूर, जमहूर के मानी है जनता, अवाम, पीपल, ये हिंदुस्तान के बारे में है और मैंने सन 1942 में कही थी। ये हिंदुस्तान रश्क खुल्दे बरी, उगलती है सोना वतन की ज़मीं, कहीं कोयले और लोहे की कान, कहीं सुर्ख पत्थर की ऊंची चट्टान, कहीं संग मरमर की शफ़ाफ सिल, फिसलता है जिसकी सफाई पे दिल। गुलो लालो यासमन के आया, महकते हुए आम के सब्ज़ बाग, हरे और भरे जंगलों की बहार, झलाझल चमकते हुए रेगज़ार। ये सूरज की किरणें, ये सूरज की रंगीन किरणों का जाल, देखना पड़ा, ये सूरज की रंगीन किरणों का जाल कि जिस तरह फितरत ने खोले हों बाल, उफ़ुक़ से उबलता हुआ रंग व नूर, फ़ज़ाओं में परवास करते तुयूर। कोहिस्तान के ये सुनहरे उक़ाब, ईगल्स, कोहिस्तान के ये सुनहरे उक़ाब, हवाओं में उड़ते हुए आफ़ताब, कमल झील में मुस्कुराते हुए चरागां का मंज़र दिखाते हुए, ये फूलों से गुल पैरहन शाखसार, ये फूलों से गुल पैरहन शाखसार, ग़ज़ालों से मामूर ये मरग़ज़ार, तड़पती मचलती हुई बिजलियाँ, समंदर में मिलती हुई नदियाँ, ये नीलम और अलमास के मरग़ज़ार, ये चांदी के पिघले हुए आबशार, ये मखमल में लिपटी हुई वादियाँ, हिमालय की गुलपोश शहज़ादियाँ, ये गंगा का आंचल, ये जमुना की रेत, ये धान और गेहूँ के शादाब खेत, मगर ये ख़ज़ाने हमारे नहीं और तुम्हारे नहीं। इसके आगे फिर नज़्म है उस ज़माने के पूरे हालात पर, क्योंकि ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म के ख़िलाफ़ जो लड़ाई हो रही थी उससे मुताल्लिक़ ये नज़्म है। वो बड़े शायर थे, उनका अदबी सरमाया नाकाबिले फरामोश है। शायद इसीलिए उनकी नसरी और शेरी खिदमात के एतराफ़ में लिखने वालों ने कई उम्दा और मयारी किताबें लिखीं और उन्हें मंजर आम पर लाया गया, और उन पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में तहकीकी काम भी होते रहे हैं। उनकी नज़्म व नस्र पर बेशुमार किताबें हैं,
बाद में वो आला तालीम के हुसूल के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आए और यहाँ उस वक्त के मशहूर मुमताज़ हॉस्टल के 15 नंबर कमरे में रहकर इल्म का चिराग रोशन किया, तालीम हासिल की। यहाँ से वो बाद में मुंबई आ गए, जहाँ उन्होंने कम्युनिज्म की आवाज़ बुलंद की। दरअसल उनकी फिक्री तवानाई की बुनियाद मार्क्सिज्म पे थी। सरदार जाफरी बड़े हमागीर विजन के शायर और अदीब थे। उर्दू की क्लासिकी शायरी और सूफियाना फिक्र के दबिस्तानों से वो खूब मानूस थे। बाद में भक्ति तहरीक से वाबस्ता हिंदुस्तानी शोरा का मुताला भी उन्होंने निहायत लगन और दिलसोजी से किया। सरदार जाफरी का सबसे अहम जो रोल है और उनका कंट्रीब्यूशन वो ये है कि सरदार जाफरी सिर्फ एक शायर ही की हैसियत से नहीं, बल्कि पूरी तरक्की पसंद अदबी तहरीक के आइडियोलॉग के तौर पे उभर करके सामने आते हैं। सरदार जाफरी और उनके साथी जो उन शायरों में हैं जो अपने क्लासिकी अदबी सरमाए को ले करके दाखिल होते हैं। इन तमाम शायरों का जो है वो जो बैकग्राउंड है, जो पस मंज़र है, वो मजहबी है। और यहाँ तक कि जो डायरेक्ट उनकी शायरी है उसमें भी जो शेरी महासिन हैं, जो कैफ हमें महसूस होता है, जो तग़ज़्ज़ुल का एहसास होता है उन नज़मों में भी, उसकी भी बेहतरीन अक्कासी सरदार जाफरी की ऐसी नज़में जो मेहनत का शवाम के मसाइल पर लिखी है, उनसे भी इस बात का एहसास होता है। मिसाल के तौर पे उनकी बड़ी मशहूर नज़म है निवाला। उस निवाला नज़म को जो है जब आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ऐसा कहीं एहसास नहीं होता है कि हम कोई बहुत नारेबाजी या ऐसी शायरी सुन रहे हैं जिसमें वो शेरी कैफ नहीं है, वो तख़य्युल नहीं है। मिसाल के लिए ये नज़्म निवाला के माँ है रेशम के कारखाने में, बाप मसरूफ़ सूती मिल में है, कोख से जब से माँ की निकला है, बच्चा खोली के काले दिल में है, जब यहाँ से निकल के जाएगा कारखानों के काम आएगा, अपने मजबूर पेट की खातिर भूख सरमाए की बढ़ाएगा, हाथ सोने के फूल उगलेंगे, जिस्म चांदी का धन लुटाएगा, खिड़कियाँ होंगी बैंक की रोशन, खून इसका दिए जलाएगा, ये जो नन्हा है भोला भाला है, खूनी सरमाए का निवाला है, पूछती है ये इसकी खामोशी, कोई मुझको बचाने वाला है। अब आप ये अशार, ये नज़में सुनिए, सामने रखिए और फिर सरदार जाफरी की तख्लीकी सलाहियत का अंदाज़ा कीजिए और उन लोगों की तनकीद के बारे में आप सोचिए जो बेबुनियाद इल्ज़ाम जो है कि उन शेरी रवायात का पास और लिहाज सरदार जाफरी के लिए नहीं है। ये सारी चीज़ें किस तरह से गलत साबित होती हैं। उस ज़माने में तरक्की पसंद तहरीक ज़ोरों पर थी। इस तहरीक के एजेंडे पर सरदार जाफरी ने खूब काम किया और बहुत से अहम लिखने वालों को इस तहरीक से वाबस्ता करने की कोशिश की। नतीजा ये निकला कि देखते ही देखते उनकी कोशिशों से तरक्की पसंद तहरीक से बहुत सारे मोतबर और मुस्तनद अदीब व शायर हमेशा के लिए वाबस्ता हो गए और इस तहरीक के ज़ेरे असर अपनी समाजी जिम्मेदारियों के तईं संजीदा रहे। उनकी कोशिशों का ये भी नतीजा था कि नौजवान लिखने वालों ने इस तहरीक को जिला बख्शी और परवान चढ़ाया। ये नज़्म कश्मीर पर है जो मैंने सन 1953 में कश्मीर में रह के कही थी। इत्तेफाक से वहाँ मुझे 5-6 महीने रहने का मौका मिला, तो इसमें कश्मीर का हुस्न भी है और कश्मीर की गुर्बत और इफलास और बदहाली भी है। ऐ सरज़मीन काश्मर शायर की फिरदौसे नज़र, जन्नत की तस्वीरें हंसी आबाद रूए खाक पर, हर शाख शाखे गुल है यहाँ, हर शाखे गुल शाखे समर, ऐ सरज़मीने काश्मर। सोना उगलती है ज़मीं, चांदी लुटाती है फ़ज़ा, पीकर शराबे लाला गूं, वादी में आती है हवा, गोया शराबे अरगवा के जाम हैं गुलहाए तर, ऐ सरज़मीने काश्मर। यहाँ ज़र्रे ज़र्रे के लिए फितरत की दौलत आम है, हर संग को इनाम है, हर खिश्त को इकराम है, इंसान की किस्मत में मगर
दर्द दिलो दागे जिगर ऐ सरजमीन काश्मर। पत्थर के टीलों को हुआ मलबूस बर्फानी अता, बेजा मनाजिर के लिए भी लालो गुल की क़बा, उरिया बदन लेकिन तेरे नूरे नज़र लख्ते जिगर ऐ सरजमीन काश्मर। दौलत के साये में मगर मजबूर व माजूर व फ़कीर, आज़ाद व खुद मुख्तार लेकिन दाम साजिश में असीर, कौम शरीफ़ो चर्ब दस्तो तर दिमागो बाहुदर ऐ सरजमीन काश्मर। धुंधली नज़र आती हैं कुछ रंगीन और रोशन वादियाँ, पड़ती हैं शायद दूर से न्यूयॉर्क की परछाइयाँ, पोशीदा ज़ेरे शाख गुल तीरो सिला तेगो तबर ऐ सरजमीन काश्मर। हाँ बिक न जाए देखना तेरे शहीदों का लहू, हाँ लुट न जाए किश्ते गुल, हाँ उड़ न जाए रंगो बू, हाँ तुल न जाए डॉलरों के ढेर में शाखे समर ऐ सरजमीन काश्मर। बदली नज़र आती है कुछ मशरक़ के बागों की हवा, है भैरवी की तान से गूंजी हुई सारी फ़ज़ा, चहकेंगे तेरे बाग में कब नग़मा संजाने सार ऐ सरजमीन काश्मर। गंगो जमन की तहनीत लाया हूँ तेरे वास्ते, जमहूरियत की राह में मिलते हैं सारे रास्ते, हर कारवाने शौक़ की है एक मंजिल एक डगर ऐ सरजमीन काश्मर। शायर की फिरदौस नज़र जन्नत की तस्वीर हंसी। अली सरदार जाफरी ने शायरी भी की, तनकीद भी और अदब को अपने खूने जिगर से सींचा भी। अपने कलम से जिंदगी के हर पहलू को छूने की कोशिश की। उनका कलम मजदूरों, किसानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ हमेशा रवां दवा रहा। यही नहीं बल्कि वो बाकी दूसरे अदीबों की तरह इब्तिदा से फिल्मों से भी जुड़े रहे। उन्होंने अनहोनी, परदेसी, शहर और सपना, आसमान महल जैसी यादगार फिल्मों में नगमे लिखे। ये उनके गहरे लगाव का ही नतीजा था कि उन्होंने 11,000 लड़कियां फिल्म भी बनाई। अपने घरों की रानियां, अपने वतन की पासबां, 11,000 लड़कियां। और आगे चलकर एक डॉकू ड्रामा सीरियल कहकशां भी प्रोड्यूस किया, जो बेहद मकबूल हुआ। मेरा सफ़र जैसे उन्होंने पढ़ा जैसे कि मैं ऐसे हो गई, और वो इतना मुझे अच्छा लगा कि वो गूंजता रहा, कानों में गूंजता रहा। मुझे याद है कि जब अर्ली 90s में हमने किया था कामानी में, और सबों को बहुत पसंद आया, बहुत ही सबके दिलों को छुआ, और जो हम लोग को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। और सरदार भाई ने कहा कि ये तुम्हारा है, बस ये तुम्हारे लिए है।
जाना